वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हमारा यूपी पीसीएस मेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। ये बाइलिंगुअल सीरीज़ है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं जो यूकेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एचसीएस, आरओ एआरओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं और इनके संबंध में आपको अधिक जानकारी गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल के संबंध में सभी अपडेट्स आप तक ईजिली पहुंच सके। तो आइए अब हम देख लेते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, डिस्कस द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद सिटीजन चार्टर, व्हाट आर द मेजर्स टू मेक इट इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल। नागरिक चार्टर से जुड़ी चुनौतियों की हमें विवेचना करनी है और इसे प्रभावी और लाभकारी बनाने के साधन क्या है ये भी हमको बताना है। देखिए, हम GS2 के क्वेश्चंस फिलहाल कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि दोनों में आते हैं, 2-3 पेपर्स में आपको मिल जाएंगे। जैसे कि सिटीजन चार्टर वाला जो टॉपिक है ये GS2 का भी टॉपिक हो जाता है और GS4 में भी आता है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके हम इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, पहले हम सिटीजन चार्टर क्या होता है ये बता सकते हैं और फिर मेन बॉडी में हमको बताने हैं इसके क्या चैलेंजेस हैं और उसके बाद दूसरा बॉडी का पार्ट होगा, इसके हमें मेजर्स बताने हैं कि कैसे हम इसको और इफेक्टिव और बेनिफिशियल बना सकते हैं और फिर हम एंड में अपना कंक्लूजन दे देंगे। तो कैसे लिखेंगे हम इंट्रोडक्शन में हम कह सकते हैं ये एक डॉक्यूमेंट होता है कमिटमेंट का विच इज़ मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सिटीजन्स विद रिस्पेक्ट टू द सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड टू देम। यानी कि नागरिकों को जो प्रदान की जानी होती हैं सेवाएं, उनके संबंध में उनके प्रति एक संगठन द्वारा की गई जो प्रतिबद्धता का दस्तावेज होता है कि वो हमारा सिटीजन्स चार्टर कहलाता है। कि इस डॉक्यूमेंट में लिख देते हैं कि हम ये सुविधाएं सिटीजन्स को प्रोवाइड करेंगे, तो वो हमारा चार्टर हो जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दे दी। अब इससे संबंधित चैलेंजेस क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, चुनौतियाँ क्या हैं। सबसे पहली हो जाती है सेवा समय सीमा, शिकायत समाधान प्रक्रिया जैसी जो संगठनात्मक क्षमता होती है उसका हमें अभाव दिखाई देता है। यानी कि जो सर्विसेज की हम देने की बात कर रहे हैं उसमें कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती है और ग्रीवेंस रिड्रेसल का कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। तो ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो लैकिंग दिखती है हमको सिटीजन चार्टर के संबंध में। अगला पॉइंट क्या है, जन जागरूकता की कमी है, इसका अभाव दिखाई देता है, पब्लिक अवेयरनेस का। आगे है जो सिटीजन चार्टर होता है इसको बनाने और इसको संशोधित करने के दौरान पर्याप्त ज़मीनी कार्य नहीं किए जाते हैं। ये जो सिटीजन चार्टर है इसको एक ऐसा ही रफली बना दिया जाता है और इसमें प्रॉपर ग्राउंड वर्क नहीं किया जाता है कि प्रॉपरली उसको फॉर्मुलेट किया जाए जिसको इफेक्टिवली फॉलो किया जा सके, ऐसा नहीं होता। एक इम्पॉर्टेंट कदम है इसको बनाना, लेकिन इसको कई बार ऐसे ही बना दिया जाता है और प्रॉपर इसके पीछे कोई भी ग्राउंड वर्क नहीं होता है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि जो भी इसके स्टेक होल्डर्स होते हैं यानी कि हितधारक, उनसे परामर्श नहीं की जाती। कोई भी अगर हमको चीज़ बनानी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो लोग उससे संबंधित होते हैं उनसे भी हम एक बार राय लें, क्योंकि उनको उसके बारे में ज़्यादा पता होगा और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को बता पाएंगे कि उनको कैसी ज़रूरतें हैं, तो उसी हिसाब से हम सिटीजन चार्टर बनाएं। लेकिन जब हम उनसे एडवाइस ही नहीं ले रहे हैं तो कई बार जो स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनके लिए हम सिटीजन चार्टर बनाते हैं उनके ही वो काम नहीं आता और बस हवा में इसके अंतर्गत बातें कर दी जाती हैं। तो ये बस समझाने के लिए हो गया। अगला क्या है, चार्टर तैयार करते समय बुजुर्ग लोगों और वंचित लोगों के हित जो है वो अक्सर उनकी अनदेखी कर दी जाती है और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं और इनके लिए तो हमें खास तौर से प्रोविजंस करने चाहिए सिटीजन चार्टर में, लेकिन हम कई बार इन्हीं को इग्नोर कर देते हैं। अगला क्या है, इसे सभी मंत्रालयों और विभागों के द्वारा अभी तक नहीं अपनाया गया, जबकि इसको अपना लेना चाहिए, लेकिन अभी तक ये सही से सारे विभागों और मंत्रालयों के द्वारा अपनाया नहीं जा सका है। सेवा प्रदाताओं के द्वारा मानकों और सेवाओं के वितरण पर प्रतिबद्धता का अभाव, यानी कि कमिटमेंट और स्टैंडर्ड्स जो हैं डिलीवरी सर्विस डिलीवरी के, उसमें हमको
क्या दिखाई देता है, उसमें हमको कमियां दिखाई देती हैं। फिर आता है अपर्याप्त शिकायत निवारण तंत्र, यानी कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, यानी कि अब कोई शिकायत करनी है तो उसका शिकायत करने का अगर प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होगा तो हमारी जो भी सर्विसेज हमें मिल रही हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कि हम जब तक शिकायत कर कर अपनी प्रॉपर सर्विसेज प्राप्त ना कर सकें तब तक जो भी हमें सुविधाएं दी जा रही हैं वो इनकम्प्लीट कहलाएंगी। तो ये सारे पॉइंट्स, ये हमने ऑलरेडी ऊपर भी देखा हुआ था, ये सारे पॉइंट्स हमें इसकी कमी के रूप में दिखाई देते हैं जो चैलेंजेस सिटीजन चार्टर से एसोसिएटेड हैं। आगे क्या है, अगर आपको कोई और याद आ रहा हो चैलेंज तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, उसको भी हम देख सकते हैं। फिर मेजर्स क्या लाए जा सकते हैं जिससे कि इसको और ज़्यादा लाभकारी बनाया जा सके और ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सके। तो सेकेंड ARC, ये जो सेकेंड ARC के रिकमेंडेशंस हैं उनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इनके रिकमेंडेशंस में क्या क्या पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए एक बार। कि व्यापक परामर्श प्रक्रिया, लोगों से ज़्यादा कंसल्टेशन कर कर इसको बनाया जाए। पर्याप्त शिकायत निवारण तंत्र के साथ इसको बनाया जाए। उसके बाद नागरिकों के लिए जो भी सेवा वितरण मानक है उनकी तरफ फर्मली कमिटेड हो, कमिटमेंट के साथ ये सारे मानकों को लागू किया जाए। आवधिक मूल्यांकन हो, यानी कि पीरियोडिक इवैल्यूएशन, थोड़े थोड़े समय पर देखा जाए कि क्या क्या कमियां हैं और उनमें सुधार किया जाए। आगे क्या पॉइंट्स हैं, और पॉइंट्स हैं कि सिटीजन चार्टर जो है इसमें हम स्टैट्यूटरी गारंटी को इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब वैधानिक रूप इसको दे सकते हैं जिससे कि सर्विस डिलीवरी जो है वो और अच्छे से हो सके। इसके बाद पॉइंट है कि कंसल्टेटिव प्रोसेस होना चाहिए ये, जिसमें सिटीजन्स और स्टाफ जो है इनके बीच में हर स्टेज पर, चार्टर फॉर्मेशन के हर स्टेज पर ये कंसल्टेशन होगा तो बेहतर फॉर्मुलेशन हो सकेगा सिटीजन चार्टर का। एक डेटाबेस होना चाहिए जिसमें कि हम सारे कंज्यूमर के जो भी ग्रीवेंसेस, जो भी शिकायतें हैं उनको रख सकें और उनसे देख सकें और इससे हम बेहतर अपनी सर्विस डिलीवरी को कर सकते हैं। आगे क्या पॉइंट है, हम लोगों के मध्य अवेयरनेस फैला सकते हैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद सेवोत्तम मॉडल को अडॉप्ट किया जा सकता है। ये मॉडल भी सेकेंड ARC के द्वारा सुझाया गया था, प्रपोज किया गया था। और सेवोत्तम का मतलब क्या होता है, सेवा और प्लस उत्तम, जिसमें उत्तम सेवा की बात की गई थी, वो हमारा सर्विस डिलीवरी की बात करता है, उत्तम सेवा देने की बात करता है, उत्तम सर्विस डिलीवरी की बात करता है। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए थोड़े जो हम लिख सकते हैं अपने सजेशंस में, राइट। ये आपने यहाँ तक अपने मेजर्स दे दिए हैं। अब आप इसमें कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन आप, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइंट्स हो गए। साथ में आप अपने कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो सिस्टम है ये हमारा गुड गवर्नेंस का इम्पॉर्टेंट टूल हो जाता है और गुड गवर्नेंस में काफ़ी ज़्यादा सहयोगी भी है। और ये ऐसे स्टेप्स हमारे जो हमारी गवर्नमेंट है और जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको काफ़ी पास लेकर आते हैं, ठीक है। और इससे डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस भी हमको देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं। बाकी जैसे क्वेश्चन आता है सिटीजन चार्टर पर तो कुछ चीज़ें याद रखिएगा, जैसे सेवोत्तम मॉडल के बारे में आपको ज़रूर मेंशन करना है, वहाँ पर सेकेंड ARC को भी आपको मेंशन करना है ऐसे आंसर में, ठीक है। और उसको आपको अंडरलाइन कर देना है क्योंकि ये हमारे कीवर्ड्स हो जाते हैं। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।